हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग साइंस की सीरीज़ लगभग कवर कर चुके हैं। लगभग 9 से 10 चैप्टर उसमें लेक्चर हुए हैं। और साथियों, जैसा मैंने बोला था कि हम जैसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि फिर उससे होगा क्या कि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग एक क्वेश्चंस की सीरीज में एक प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला पार्ट होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको 2 पार्ट में हम सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेल चैप्टर साथियों बहुत लेंदी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है। आप बताएंगे साथियों इसका आंसर कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है। मैंने ये करवाया है आपको लेक्चर में काफ़ी बाकायदा कि क्या डिफरेंसेस होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। कम से कम 10 से 11 पॉइंट्स मैंने नोट्स करवाए थे। तो पहला ऑप्शन है साथियों क्या, कोसा कला अनुपस्थित होती है। दूसरा ऑप्शन केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तीसरा राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। चौथा ऑप्शन है केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो बताएं साथियों कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या मुख्य अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है केंद्रक कला का अनुपस्थित होना। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रो मीन्स क्या, प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि आधे टाइप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है। केंद्रक के आधार पर किसकी तुलना की जाती है, प्रोटोजोआ और मोनेरा में, एनेमा और इनेमा में, कवक और शैवाल में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो बताया साथियों, केंद्रक के आधार पर हम किस में तुलना करते हैं, आपको पता होना चाहिए, लेक्चर में मैंने बताया था। बताएं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हम केंद्रक के आधार पर तुलना करते हैं। ठीक है साथियों, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, इसका आंसर देंगे केंद्रक कला नहीं पाई जाती, कि दूसरा ऑप्शन केंद्रिका नहीं पाई जाती, रिक्तिका नहीं पाई जाती, या उपरोक्त सभी। तो बताएं साथियों, मुझे लग रहा है कि किसी को भी, अगर जिसने भी लेक्चर देखा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। पूरा मैंने लेक्चर में बाकायदा बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं संरचना पाई जाती है, तो ना तो उसमें केंद्रक कला पाई जाती है, ना ही केंद्रिका पाई जाती है, और ना ही रिक्तिका पाई जाती है। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, यानी द ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है क्या। जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है, बताएं। और जीवन की भौतिक आधारशिला क्या होती है, और इसको किसने कहा था। अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है, वक्तव्य किसका है। तो साथियों, हम लोग किसको, प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन की भौतिक आधारशिला बोलते हैं। ठीक है, जीवन की भौतिक आधारशिला प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे साथियों जो आप, हो सकता है मैंने लेक्चर में ना करवाया हूँ, लेकिन थोड़ी सी आप अपने से भी मेहनत करें, थोड़ा सा आप कवर करते चलें, आपको पता होना चाहिए। बताएं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है क्या। फटाफट साथियों हम लोग रिविजन करेंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लेंगे। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विचक्राकार रचना, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। ये मैंने लेक्चर में बखूबी बताया है। किसने प्रस्तुत किया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए, बताएं साथियों, वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला साथियों, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, मैंने लेक्चर में खूब बताया है, बताएंगे, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जो सेल होती है उसमें कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। मुझे लगा किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके आपको आंसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, ब ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 प्रकार की कोशिका में राइबोसोम्स आरएनए पाए जाते हैं। सॉरी, राइबोसोम्स नहीं, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था। सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से किसने देखा, बताएं साथियों, पहले सबसे पहले किसने देखा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न हैं।
what is the characteristics by which the animal cell is different from the which plant cell? प्लांट सेल से पादप जंतु कोशिका कैसे अलग है? बताएं साथियों आंसर इसका। पहला ऑप्शन क्या है, सभी पादप कोशिकाओं में अधिक पर्णहरिम होता है। दूसरा ऑप्शन, पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तीसरा ऑप्शन, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि थिक सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। और डी ऑप्शन है, द जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताएं इसका आंसर दें साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है, तो पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द सेल, कौन सा है? बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, प्लास्टिड्स और लोमासोम्स। बताएंगे आंसर साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा सॉरी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, सेल के अंदर सबसे बड़ी, प्लांट सेल की बात हो रही है बेसिकली, सबसे बड़ी कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साथियों इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, गोल्जी काय में, इनमें से कहीं नहीं। बताएं। तो इसका एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, और ये ब्रेक होकर के एनर्जी रिलीज करता है साथियों, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बहुलक है, डीएनए पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, किसका पॉलीमर है? किसका? न्यूक्लियोटाइड का। वन न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है मैंने बताया था, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस उधर से नाइट्रोजनस बेस विल कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोसाइड में फिर क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड से व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स मीट्स विद द विच वन, एक एसिड बताया था मैंने, बताएंगे आप, H3PO4, क्या नाम है उसका? जब वो जुड़ करके जब उससे जुड़ता है तो क्या बन जाता है? फिर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे उसका, उस एसिड का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों 70S प्रकार के राइबोसोम्स किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी 100 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है, कहा था? देखिए मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किस साइंटिस्ट ने कहा था? डुजार्डिन ने, हक्सले ने, पुरकिंजे ने, रॉबर्ट हुक ने। तो बताएं किसने कहा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा हक्सले नामक साइंटिस्ट ने ये बात बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। जीव द्रव्य की किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, हक्सले ने, डुजार्डिन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जीवद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है साथियों। लवक क्या है? प्लास्टिड्स की खोज किसने की? प्लास्टिड्स की खोज मैंने लेक्चर में खूब बड़ा नोट्स करवाया है। प्लास्टिड्स की खोज किसने की थी? हैकल नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 1 मिली माइक्रोन है। 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है किसके? 10⁻⁻6 mm मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अभी हम लोगों ने क्या मिली माइक्रोन देखा था, अब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो ये होता है किसके? 0.01 माइक्रोन मिलीमीटर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने 20 का टिक कर दिया आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 10⁻⁶ माइक्रोन मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, क्या है? एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ये आपके सामने है, 0.0001 म्यू इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.0001 माइक्रोन मीटर, यानी कि 30 रहेगा डेसिमल के बाद, 0001 माइक्रोन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है? ऐसा कौन सा इसमें है जिसको हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं? हरित लवक, गुणसूत्र, राइबोसोम्स और अवर्णी लवक। बताए साथियों, तो इसमें हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसको देख सकते हैं? राइबोसोम्स को। नेक्स्ट ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की?
इलेक्ट्रॉन्स की उष्णता की खोज किसने की? बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? नॉल और रस्का ने, जेंसेन और जेंसन ने, लेहमान ने, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉन्स सूक्ष्मदर्शी का नॉल और रस्का ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, विर्चोव ने, पुरकिंजे ने, डी डुवे ने। मैंने बखूबी लेक्चर में बताया है। तो किसने खोज की थी लाइसोसोम्स की? डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। आइए अगला देखते हैं साथियों। कोसावाद, सेल थ्योरी का विचार किसने दिया? सेल थ्योरी का विचार, कोसावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्लाइडेन और स्वान ने, विर्चोव ने। मैंने बताया था कि किसने दिया था, जो फेमस सबसे हैं स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 25वां, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी साथियों? बताएंगे आंसर। सिंपर ने, डिडुवे ने, स्वान ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपर ने खोज की थी। कोसा का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, मैंने अभी बात हो चुकी है ऊपर, मैंने बताया था किसको कहते हैं? लवक को, राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम्स को। तो सभी जानते हैं आंसर इसका, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोसा सेल न्यूक्लियस की खोज किसने की? आइए साथियों ये भी क्वेश्चन रिपीट, बहुत बार मैंने लेक्चर में नाम लिया था। सेल न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, डिडुवे ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी यानी द ऑप्शन हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्दबेई जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? सीबेंडा ने, पोर्टर ने, रॉबर्ट हुक ने, और इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर सभी को पता होना चाहिए, मैंने लेक्चर में बताया था। तो इसकी क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो ऑप्शन हो जाएगा पोर्टर ने की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये छांटना है साथियों आपको। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है? मेथियोनिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो सभी जानते हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन है, मेथियोनिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये साथियों देखते हैं। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कट गया, आप घबराए नहीं, मैं इसमें पढ़ के आपको सुना देता हूँ अगर कंफ्यूजन होता है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लिसरॉल, ग्लूटामाइन, ग्लूकोज, और इनमें से कोई नहीं। ये तो आंसर किसी को पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल किसको बोलता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्लूकोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पादप कोसा बनी होती है, जो प्लांट सेल होती है बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, सेलुलोज की, स्टार्च की, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन साथियों, बिल्कुल सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? ये भी करवाया है मैंने लेक्चर में। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री, मैंने थंबनेल पे आप देखेंगे तो लिखा है मैंने क्वेश्चन मार्क बना करके कि विच इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो साथियों बताएं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स में डीएनए का मॉडल तैयार किया था। डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया? वॉटसन ने, क्रिक ने, विल्किंस ने, उपरोक्त में से सभी। बताएं, इसका भी मैंने करवाया है थ्योरी क्लास में साथियों। तो कितने मैंने बताया था? 4 नाम, एक नाम यहाँ छूट रहा है, मैंने 4 नाम बताया था। अगर किसी को फोर्थ नेम अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे या आप लेक्चर देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन, क्रिक और विल्किंस सभी ने मिलकर के की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी द ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राना और स्ट्रोमा, याद आ रहा है मैंने प्लास्टिशियन पढ़ाया था। ग्राना और स्ट्रोमा पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी काय में, हरित लवक। मैंने पहले ही नाम ले लिया कि मैंने प्लास्टिश में पढ़ाया था, तो इसको किसमें? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में। ठीक है साथियों, 34 का डी ऑप्शन यानी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 70S राइबोसोम्स के कौन से 2 उपभाग हैं? 70S राइबोसोम्स को 2 पार्ट में किसमें डिवाइड करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 50S, 30S, 40S, 30S, 50S, 20S। तो किसमें? 50S और 30S। जब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 10S बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 80S को किसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं? ये आंसर बता सकते हैं, मैंने बताया 10S बढ़ जाता है। तो 80S को क्या किसमें डिवाइड करेंगे? 60 इसमें, जैसे बढ़ते जाएंगे बट इसमें 20 देखिए बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी 60S और 40S में। जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? सॉल जैल का परिवर्तन जो होता है ये कौन सी क्रिया कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 37 का बताएंगे साथियों। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, और क्या है? जैव रासायनिक परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर साथियों?
आप जानते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। जब मैं आपको केमिस्ट्री का लेक्चर लूंगा या फिर अगर बायोलॉजी के लेक्चर में कहीं अगर मिला तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द चेंजेज, ठीक है। ऐसे बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक, चूंकि भौतिक और रासायनिक का कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। बताएं साथियों, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल और इनमें से कोई नहीं। लेक्चर मैंने एकदम नोटिफाई करके, एकदम नोटिस फोकस करके मैंने ये लेक्चर लिया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो बताएं साथियों कि कौन से निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। बताएं, क्या एडेनिन, ग्वानिन? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्या, एडेनिन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है, और थाइमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस किया जाता है किससे, आरएनए में, ठीक है। यानी कि एडेनिन दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। बताएं, बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि यूरेसिल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, आरएनए में, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं होता है, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल। बिल्कुल पता होना चाहिए सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, थाइमिन डीएनए में केवल होता है। साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में, आरएनए में, आरएनए और डीएनए दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताएं साथियों 41 का क्या हो जाएगा, आरएनए और डीएनए दोनों में, ऑप्शन नंबर सी यानी स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने, मेंडल ने, वेलिंग ने, केलन एंड लायोड ने, जॉनसन ने। बताएं आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीन शब्द का, अभी लास्ट लेक्चर, एक साथ लास्ट लेक्चर कल का ये लेक्चर में था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मैकक्लिंटॉक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया, मटर पे, टमाटर पे, मक्का पे, नीम पे। बताएं साथियों क्या आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर। सर दोस्तों सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लेक्चर मैंने जो लिया उसी लेक्चर से क्वेश्चन से, कोई जो अगर लेक्चर देख रहा होगा ध्यान से, कोई नहीं बोल सकता कि एक भी क्वेश्चन बाहर से है, एक्सेप्ट वो जो माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन थे, जो वहाँ पे मैंने लेक्चर में नहीं लिए टच किया है उस पॉइंट को, मैं वो पहले खुद ही बता दे रहा हूँ। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, मक्का, कॉर्न पे उन्होंने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे मैकक्लिंटॉक, आपको बताया ना, और जंपिंग की जीन के बारे में भी जिन्होंने चर्चा किया था शायद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन शायद कट गया है, सॉरी। ट्रैफिक पुलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट साथियों मैं आपको देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में कट गया है, मैं ऑप्शन आपको वो बोल करके बता देता हूँ, अभी मैंने ध्यान दिया नहीं पीडीएफ में कन्वर्ट करते समय। क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 का क्वेश्चन नंबर, हाँ, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, राइबोसोम्स को, लाइसोसोम्स को। बताएं साथियों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बताएं ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम्स को, और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम्स को। तो बताएं साथियों क्या हो जाएगा, किसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। मैंने लेक्चर में इसको बखूबी आपको पढ़ाया है लेक्चर में साथियों, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ये मैंने बताया था कि इसका मेन फंक्शन अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, गश्त कोस्ट ऑफ द सेल, यानी गार्ड से, सॉरी ट्रैफिक पुलिस जो गश्त करती है पूरे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने, पुरकिंजे ने, हक्सले ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए साथियों सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने यूज किया, तो किसने यूज किया था, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था। अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट है क्या, रंगहीन, अवर्डी नाम से ही पहले क्लियर चल रहा है, किसी को पता कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रंगहीन, रंगीन, हरे रंग का, पीले रंग का। तो बताएं साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अवर्डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें रंगहीन हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा, रंगहीन, ऑप्शन नंबर ए रंगहीन, ठीक है। जैंथोफिल है, जैंथोफिल क्या है, बताएं साथियों, रंगहीन, रंगीन, लाल रंग के, पीले रंग के, जैंथोफिल क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पीले रंग को हम जैंथोफिल बोलते हैं। पर्णहरिम, क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पे, अवर्डी लवक में, हरित लवक के ग्राना में, स्ट्रोमा में, झिल्ली में। देखिए मैंने बताया था ना, स्ट्रोमा ग्राना पढ़ा था, तो बताएं क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ग्राना में, स्ट्रोमा में, अवर्डी लवक में, और बल्कि कहाँ, झिल्ली में। तो हो जाएगा हरित लवक के ग्राना में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। साथियों इतना डीप हम लोग स्टडी कर लिए सेल के बारे में कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ जाए, पीसीएस लेवल के भी में, अगर यूपीसी में भी, तो भी हम आराम से टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन क्या है, जालिका यानी डाइकोटिसोम की खोज किसने की थी, डाइकोटिसोम किसने खोज की थी, बताएं।
जे बोनर ने, डिवरीज ने, सी पोर्टर ने, सी गॉल्जी ने। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गॉल्जी ने किसकी खोज की थी? डिक्टियोसोम की, सॉरी डिक्टियोसोम, डाइकोटिसोम मैंने बोल दिया क्या? डिक्टियोसोम, सॉरी, डाइकोटिलिज्म मोनोकोटिलिज्म मुझे याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोम पाया जाता है। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है साथियों? बताएं, केंद्रक में, प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में। तो ऑक्सीसोम कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम पाया जाता है। 51 क्वेश्चंस, जंतु कोशा में राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? वॉटसन ने, पैलाडे ने, काउडरी ने, टेटम ने। बताएं, जंतु कोशा में राइबोसोम्स की खोज की थी पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, पुरकिंजे ने, स्ट्रासबर्गर ने, वॉल्डेयर ने। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन डी, वॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरिम में, देखिए अभी तक तो आप क्लोरोफिल पढ़े थे, लेकिन उसके टाइप भी है। पर्णहरिम के ए का सूत्र काफी डीप हो जाएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ सीधे। इसका आंसर हो जाएगा क्या? C55H72O5N4Mg। काफी डीप हो गया, लेकिन आपको काम दे सकता है। कभी भी क्वेश्चन का लेवल साथियों कोई हम कुछ कह नहीं सकते क्या लेवल हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोम्स का सामान्य व्यास क्या है? राइबोसोम्स का सामान्य नॉर्मल उसका डायमीटर क्या होता है? तो इसका नॉर्मल डायमीटर क्या होता है? 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी यानी 100। 55 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं किसके किसके बीच में पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल में, न्यूक्लिक अम्लों में, यूरिया में, कार्बनिक अम्लों में। मैंने जब लेक्चर लिया था डीएनए का तो शायद मैंने उसमें कहीं रिकॉल किया था, अगर आप ध्यान से लेक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो बताएं किसका क्या आंसर हो जाएगा? अमीनो अम्लों में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अमीनो अम्लों को बांध के रखता है कौन? पेप्टाइड बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पिगमेंट पर्णहरिम में नहीं पाया जाता? ठीक है साथियों, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो किसमें मैंने लेक्चर में डिटेल में इसको बताया, जो ये ल्यूकोप्लास्ट का आंसर आ रहा है। ल्यूकोप्लास्ट में किसकी वजह से कलर आता है? वॉयलेट कलर, मैंने बैंगनी नाम बताया था, अगर लेक्चर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉयलेट बैंगनी कलर। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, केंद्रिका न्यूक्लियोलस की खोज की थी किसने? न्यूक्लियोलस की खोज अल्टमान ने, फंटाना ने, निरेनबर्ग ने, क्रिक ने। बिल्कुल पूरे लेक्चर से क्वेश्चन है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं एकदम। जोशनी साथी ने अगर लेक्चर देखा होगा, आंख बंद करके आंसर फोंटाना ने। गुणसूत्रवाद, क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? बवेरी और शटन ने, बैटसन ने, मुलर और मॉर्गन ने, बैटसन और मेंडल ने। बताएं साथियों, 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बवेरी और सटन ने, ऑप्शन नंबर ए। जंपिंग जीन, मैंने लेक्चर में थंबनेल में इसको लगा रखा था कि व्हाट इज द जंपिंग जीन। जंपिंग जीन ट्रांसपोजेबल तत्व जिसे बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, कि खोज किसने की थी? जैकोब और मोनार्ड ने, मैक्लिंटॉक ने, मैथ्यूज ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताएं, आंसर बताएं साथियों। मैंने इसका ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग जब किए तो उसमें भी मैंने नाम लिया था, तो किसने? मैक्लिंटॉक नामक साइंटिस्ट ने जंपिंग जीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। पर्णहरिम क्लोरोफिल रखते हैं क्या? पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो क्या? के को पोटेशियम, एफ को आयरन, एम को मैग्नीज, एम को मैग्नीशियम। तो आंसर बताया क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये भी मैंने लेक्चर में एकदम पॉइंट आउट करके वन लाइनर में लिखवाया है, आप देख लीजिएगा। आरएनए अनुपस्थित होता है किसमें? गुणसूत्र में, कोशाद्रव में, राइबोसोम्स में, प्लाज्मा लेमा में। आरएनए कहाँ नहीं होता है? इसका मतलब अनुपस्थित मतलब कहाँ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लाज्मा लेमा में, तो होता ही नहीं है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट नहीं है? बैक्टीरिया, ईस्ट, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक। इसमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट जो है वो प्रोकैरियोट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्या है? लिग्निन, लिग्निन भाग है किसका? जाइलम का, उत्तक का, फ्लोएम का और कॉर्टेक्स का। इनमें से कोई नहीं। बताएं। जाइलम, फ्लोएम, सॉरी लिग्निन, जाइलम फ्लोएम आप नाम सुने हैं? ये प्लांट में पाया था, मैं इसको डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग चीज चैप्टर साथियों ये टॉपिक है, जब मैं लेक्चर लूंगा तो पढ़ाऊंगा आपको जाइलम फ्लोएम क्या। तो बताएं आंसर अभी लिग्निन क्या है 63 का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम का उत्तक होता है लिग्निन। ये थोड़ा सा आपसे चैप्टर से आगे चला गया है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? डीएनए का द्विगुणन, आरएनए का द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन, राइबोसोम्स को जन्म देना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बताएं
क्या हो जाएगा 64 का आंसर साथियों? राइबोसोम्स को जन्म देना ही न्यूक्लियस का वर्क होता है, केंद्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्गी का है। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी, इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो क्या है गोल्गी का? क्या है? राइबोसोम्स का समूह है, श्वसन अंग का समूह है, डिक्टियोसोम का समूह है, इनमें से कोई नहीं। बताएं 65 का आंसर दें। तो क्या ये डिक्टियोसोम का समूह है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है डिक्टियोसोम का। डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में, कोशाद्रव में। बिल्कुल आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, लेक्चर में बिल्कुल बखूबी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। एक जगह और डीएनए पाया जाता है, सेल के अंदर ही, सेल विद इन सेल उसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल बोलते हैं, इसी वजह से। एक और ऑर्गन है सेल ऑर्गन, मैंने बताया लेक्चर में, बताएं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड मिलते हैं, जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? एमआरएनए में यानी मैसेंजर आरएनए में, डीएनए में, ट्रांसफर आरएनए में, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड होते मिलते हैं, जेनेटिक कोडिंग होती है। मैंने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है। 68 कोसा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? सेल का अध्ययन बॉटनी की किस ब्रांच में करते हैं? साइटोलॉजी, लिम्नोलॉजी, शारीरिक, आनुवंशिकी। मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर जब अपनी साइंस की सीरीज का लिया उसमें ये टॉपिक आपको जरूर मेंशन मैंने किया है। तो साइटोलॉजी में ऑप्शन नंबर ए हम कोसा का अध्ययन करते हैं। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? सुसाइड बैग थंबनेल पे बिल्कुल मैंने मेंशन किया था साथियों। 69 सेंट्रोसोम, मीसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। बताएं 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब हरे टमाटर पक कर लाल होते हैं तो क्या हो जाता है? वर्डी लवक हरित लवक में बदल जाते हैं, हरित लवक विघटित होकर वर्डी लवक में बदल जाते हैं, नए वर्डी लवक का जन्म होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दें। जब टमाटर पक करके लाल हो जाता है तो क्या हो जाता है? तब उसमें क्या होता है? जो हरित लवक होता है वो विघटित होकर वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोषाद्रव्य डीएनए, यानी कोशिका के जितने भी डीएनए हैं उसमें कितने प्रतिशत भाग कोषाद्रव्य डीएनए का होता है? बताएं आंसर दें। 70 to 80%, 1 to 5%, सॉरी साथियों 80 to 90%, 10 to 20%। बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 5%। मैंने इसको भी मेंशन किया है, लेक्चर में प्रोनाउंस किया, मैंने नोट्स में नहीं दिया था, इसलिए लेक्चर को आपको उसको नोट्स ही नहीं देखना है, लेक्चर को सुनना भी ध्यान से जरूरी है। आइए साथियों, रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? वैक्यूल्स किस मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है? जीवद्रव्य कला, अंतर्बीजालिका, कोशाभित्ति, टोनोप्लास्ट। एकदम साथियों मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है, पूरे समराइज वे में कई जगह जिक्र हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टोनोप्लास्ट में। प्लांट सेल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। किसमें किसमें साथियों? प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड सेल वॉल। और वैक्यूल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। किसी साथी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 73। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य, फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। जो साथी लेक्चर देखे होंगे आराम से कर लेंगे वो बिल्कुल, और ये जानना भी है साथियों, क्वेश्चन पूछने लायक है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करता है। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। इसको डिफरेंशियली पार्शिएबल, डिफरेंशियली सेमी परमिएबल बोलते हैं। डिफरेंशियली सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है? डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल, मतलब जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने दे और कुछ चीज़ों को अंदर ना आने दे, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सॉरी 74। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बनी होती है? कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से। बताएं 74 का आंसर तो हर किसी को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? गुआनिन और साइटोसिन डीएनए का पार्ट, कितने बॉन्ड होते हैं? 2, 3, 4, 6। बताएं साथियों। क्वेश्चन नंबर 75 तो क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड होते हैं गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 76, डीएनए जो होता है, डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में पाया जाता है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया। आंख बंद करके तुरंत, बिल्कुल साथियों तुरंत आंसर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एक और वो फिर से अभी उसका आंसर भी क्वेश्चन में नहीं आया है जिसमें मैंने पूछा था, वही चीज़ है जिसमें फिर उसमें भी डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
67। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन? म्यूटोन, सिस्ट्रोन, रिकॉन, इनमें से कोई नहीं, बताएं। 77, तो इसका क्या हो जाएगा? सिस्ट्रोन, ये आप जाने जीन की क्रियात्मक इकाई है। जंपिंग जीन किसमें मिलती है? जंपिंग जीन्स किसमें मिलती है? लेक्चर मैंने अलग से लिया है, प्रोकैरियोट और तथा यूकैरियोट्स में, जीवाणुओं में, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। बताएं 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसमें होगा? 78 का आंसर प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स। मैंने बताया था कि सभी कोशिका में पाई जाती है ये। डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आनुवांशिक कोड। साथियों मैं एक बार एक लेक्चर इसके पहले हो सकता है इसी क्वेश्चंस की सीरीज में मैं एक लेक्चर लूंगा साइंटिस्टों से रिलेटेड, जो साइंटिस्टों ने अलग अलग उनका जो योगदान है, जो उनकी वो कोऑपरेशंस है, जो कि उन्होंने किस मामले में फेमस हैं, कि उन्होंने क्या थ्योरी दी है, तो उससे रिलेटेड एक सेशन ले लूंगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन? डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आनुवांशिक कोड की खोज के लिए, हार्मोन्स की खोज के लिए, जैविक विकास के लिए, केंद्र की खोज के लिए। बताएं 79 का ऑप्शन क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आनुवांशिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन नंबर 80, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या है साथियों? अति गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्र, एक पूर्ण गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, जीन्स का भाग। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अर्ध गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? नीले हरे शैवालों में, हरे शैवालों में, लाल शैवाल में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा साथियों? नीले हरे शैवालों में, मैंने इसको मेंशन किया है लेक्चर में। ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, स्टार्च कण ल्यूकोप्लास्ट के अलावा किसमें बनते हैं? स्टार्च के जो कण होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अलावा किसमें बनते हैं? क्रोमोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, अणुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिक की व्यवस्था क्या है? अणुभार मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया था, आइए तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप जानते रहिए। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब। अणुभार में यानी क्या है? बढ़ते क्रम में सबसे कम अणुभार किसका होता है? ट्रांसफर आरएनए का, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए का, उसके बाद फिर डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्या है? एक श्रृंखला वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक श्रृंखला वाला यानी हैप्लॉइड डीएनए कहाँ पाया जाता है? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस में, और ये 174 बैक्टीरियोफॉज में, ई कोलाई, सेरेकिया कोलाई में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर दें। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रृंखला वाला हैप्लॉइड डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 174 बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? जैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, किसमें? तो क्रोमोप्लास्ट में। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या ऊपर कहीं अभी जैंथोफिल का जिक्र 2 क्वेश्चन में हुआ था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाया जाता है? यानी एक कोई सेल है उसमें कितनी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर दें। 25 से 100, 100 से 50, 500 से 1000, और कितनी? अनिश्चित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने? इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित पाया जाएगा। 87 क्वेश्चन नंबर, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन। और क्वेश्चन नंबर 87, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, मैंने लेक्चर में बताया है। क्वेश्चन नंबर 81, 88 आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों इस सेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में भी अभी हम सेल से और क्वेश्चन रिलेटेड है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवांशिक हेरिडिटरी मटेरियल है? हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है, जीवाणु का, बैक्टीरिया का पूछ रहा है, तो बैक्टीरिया का हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? तो बैक्टीरिया का भी हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 डीएनए हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये सेशन आज यहीं पर ओवर होता है। अगर सेशन आपको साथियों पसंद आया है तो ज़रूर इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सजेशन चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप करें। थैंक यू साथियों।